हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनडीपीएस एक्ट 1985 का जो एक्ट है हमें स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 59, सेक्शन नंबर 59 से चैप्टर 5 है ये। तो ये बात करता है फेलियर ऑफ ऑफिसर्स इन ड्यूटी ऑफ हिज कनाइवेंस एट द कॉन्ट्रीवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो उसमें बताते हैं कोई भी ऑफिसर है जिसमें यहाँ पे ड्यूटी इम्पोज की गई है इस एक्ट में, और वो सीजेस और मतलब उसने सीज कर दिया है, रिफ्यूज कर रहा है परफॉर्म करने से या विड्रॉ कर दिया उसने अपने आप को ड्यूटीज वगैरह अपने ऑफिस से, अनलेस उसने अगर यहाँ पे रिटर्न परमिशन ले ली थी सुपीरियर ऑफिसर की और है अदर लॉफुल एक्सक्यूज है तो ठीक है। अदरवाइज अगर उसने ऐसा किया है तो उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा जो कि 1 ईयर का होगा और विद फाइन और बोथ बोथ होगा। फिर लिखा हुआ एनी ऑफिसर ऑन whom सच ड्यूटीज इम्पोज, और जिस पर्सन के ऊपर इस एक्ट में ड्यूटी इम्पोज की गई है, और एनी पर्सन हु हैज गिवन कस्टडी, और किसी पर्सन कस्टडी दी हुई है किसी एडिट की और किसी अदर पर्सन की जिसको चार्ज किया गया ऑफेंस में इस एक्ट के, एंड who willfully aids in or connives at the contravention of the provision of this act, and any other order made thereunder shall be punishable with rigorous imprisonment। तो अगर किसी को यहाँ पे बिल्कुल अगर उसने ऐसा काम किया है, वो कनाइव किया है, उसने कॉन्ट्रवेंशन कराने में मदद की है यहाँ पे, ऐसे किस तरीके के जो भी रूल या ऑर्डर यहाँ पे किए गए हैं यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे मिलेगा पनिशमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा जो कि नॉट लेस देन 10 ईयर्स, 10 ईयर से कम नहीं होगा बट एक्सटेंड हो सकता है 20 ईयर्स तक। साथ ही साथ फाइन लगेगा नॉट लेस देन 1 लाख और एक्सटेंड होता है 2 लाख रुपीज तक। उसके बाद लिखा है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन में एक्सप्रेशन ऑफिसर इंक्लूड होता है किसी भी तरीके का ऑफिसर जो कि एम्पावर्ड है, सॉरी जो भी एम्प्लॉयड है हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूशन में, जो कि मेंटेन्ड है या रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा सेक्शन 64 में डी एडिक्शन ट्रीटमेंट देता है। फिर उसके बाद है नो पर्सन शैल टेक कॉग्निजेंस, कोई पर्सन यहाँ पे कॉग्निजेंस, कोई भी कोर्ट यहाँ पे कॉग्निजेंस ले ली किसी ऑफेंस की सेक्शन सब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में, एक्सेप्ट इन राइटिंग, मतलब जब तक कंप्लेन नहीं होती राइटिंग में, वो प्रीवियस सेंक्शन नहीं ले ली जाती स्टेट गवर्नमेंट की, सॉरी प्रीवियस सेंक्शन नहीं ली जाती सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की एज अ केस में, मतलब जिसके मतलब कोई भी कोर्ट यहाँ पे कॉग्निजेंस ले लेगी सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के ऑफेंस की जब तक की कंप्लेन राइटिंग में नहीं की हो और प्रीवियस सेंक्शन न ले ली गई हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जिसकी कंसेंट वहां पे जरूरी थी। उसके बाद है सेक्शन 60 जो है लाइबिलिटी ऑफ illicit drugs, substances, plant articles, conveyances to confiscation। तो वो whenever any offense is punishable under this act, जब भी कोई ऑफेंस यहाँ पर पनिशेबल है इस एक्ट में और किसी ने कमिट किया है, कमिटेड द नार्कोटिक ड्रग, किसी ने भी नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कंट्रोल सब्सटेंस, ओपीएम, पॉपी, कोका प्लांट, कैनिबस प्लांट मटेरियल, apparatus or utensils, in respect of which or by means of which such offense has been committed shall be liable to confiscation। तो जिससे भी यहाँ पे वो ऑफेंस कर रहा है उसको यहाँ पे कंफिस्केशन कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी अगर ऐसा है जिसने यहाँ पे ऑफेंस किया है जो कि पनिशेबल है इस एक्ट में, जो कमिट की गई है इसमें, तो वो नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो कि कंट्रोल सब्सटेंस है, ये सब चीजें थी अगर, तो उसके पास यहाँ पे मतलब किसी भी पर्सन का जिसको यहाँ पे whenever any offense punishable in this act, अगर कोई भी ऑफेंस है जो पनिशेबल है इस एक्ट में कमिट हुई है किसी नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस या कंट्रोल सब्सटेंस में, ओपीएम, पॉपी वगैरह ये सब मटेरियल में, और जो भी एपरेटिस यूटेंसिल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच by means of which such offense has been committed shall liable to confiscation, तो वो कन्फिस्केशन कर लिया जाएगा। उसके बाद बताता है कि कोई भी नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है जो कि कंट्रोल सब्सटेंस है, लॉफुली प्रोड्यूस हुआ है, इम्पोर्ट हुआ है, इंटर स्टेट एक्सपोर्ट हुआ है, इंटर स्टेट इम्पोर्ट इनटू इंडिया, इंडिया में इम्पोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, पोजेस्ड हुआ है, यूज्ड हुआ है, परचेज हुआ है और सोल्ड हुआ है। तो अलोंग विथ और इन एडिशन टू एनी नार्कोटिक ड्रग, तो किसी नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस में, तो which is liable to be confiscated under subsection 1 and receptacle
packages, covers in which the narcotic drug or psychotropic substance or controlled substance material, apparatus, utensil liable to confiscation under subsection 1 is found, and other contents, if any, of such respectacle receptacles or packages shall likewise liable to confiscation। तो कोई भी अगर यहाँ पे कुछ भी इसने किया तो जो भी चीज़ें यहाँ पे होंगी जिससे रिलेटेड वो सोल्ड परचेज़ वगैरह कर रहा था, कोई भी तरीके का रिसेप्टेकल है, पैकेज है, कवर है, सब जो कुछ भी है सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्फिस्केशन हो जाएँगी। उसके बाद बता रहा है कोई भी एनिमल है, कोई भी और कन्वेयंस है और कैरिंग जो कि मतलब यूज़ हुआ था कैरी करने में नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को, कंट्रोल सब्सटेंसेस को और कोई भी आर्टिकल है जो कि कॉन्फिस्केशन होना था सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 में तो उनको शायद बी लायबल टू कन्फिस्केशन, तो वो लायबल रहेगी कन्फिस्केशन के लिए अनलेस द ओनर, जब तक कि ओनर ऑफ एनिमल और कन्वेयंस वाला जो ओनर है मतलब जो प्रॉपर्टी का ओनर है प्रूव नहीं कर देता कि दैट इज वाज सो यूज विदाउट नॉलेज, कि विदाउट उसके नॉलेज और कनाइवेंस के हुआ है ओनर हिमसेल्फ या उसके एजेंट के द्वारा इफ एनी, और पर्सन इन चार्ज ऑफ द एनिमल और कनाइवेंस एंड ईच ऑफ देम शैल बी टेकन रीजनेबल प्रिकॉशन अगेंस्ट सच यूज। और जो ओनर और जो भी पर्सन थे जिनकी यहाँ पे मतलब ड्यूटी थी उन्होंने यहाँ पे रीजनेबल प्रिकॉशंस लिए थे प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। उसके बाद है कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स यूज फॉर कंसीलिंग इलिसिट ड्रग्स और सब्सटेंसेस। कोई भी गुड्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं कंसीलिंग करने के लिए किसी नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कंट्रोल सब्सटेंसेस को विच इज लायबल टू बी कन्फिस्केटेड अंडर दिस एक्ट शैल आल्सो बी लायबल टू कन्फिस्केशन। तो कोई भी गुड्स है जो कि यूज हो जाते हैं मतलब यूज किए जाते हैं कंसील करने के लिए नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को और कंट्रोल सब्सटेंसेस को, which is liable to मतलब which are liable to confiscation shall also be liable to confiscation। तो कोई भी गुड्स है जिसको कंसील करने के लिए यूज किया है इन सब चीजों के लिए, तो इन सब चीजों के साथ साथ वो जो चीज है वो भी कंफिस्केशन कर ली जाएगी। फिर लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन, तो इन दिस सेक्शन गुड्स में डज नॉट इंक्लूड कन्वेयंस एनी ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसमें गुड्स का मतलब ये नहीं रहेगा लेकिन ये कोई भी कन्वेंस बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट वगैरह इसमें नहीं आएगी कि सोचे कि कोई ट्रेन वगैरह भी उसके अंदर आ जाएगी कि ट्रेन के थ्रू ले आ रहे थे या कहीं शिप के थ्रू, तो वो चीज़ नहीं आती यहाँ पे, देख रहा था। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 62 जो है कि कन्फिस्केशन ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ इलिसिट ड्रग्स और सब्सटेंसेस। तो जब भी किसी नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को, कंट्रोल सब्सटेंस को अगर सोल्ड किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा जिसके पास हैविंग नॉलेज है और रीजन टू बिलीव है कि जो ड्रग्स है, सब्सटेंसेस है, उनको कंफिस्क किए जाना चाहिए अंडर इस एक्ट में, तो द सेल प्रोसीड देयर ऑफ चाइल्ड लायबल टू बी कन्फिस्केशन। तो जब भी यहाँ पे कोई नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कंट्रोल सब्सटेंसेस है और वो सोल्ड किए जाते हैं किसी पर्सन के द्वारा और उसके पास रीजन टू बिलीव है कि ये जो चीज़ है तो उसको कन्फिस्केशन किया जाना चाहिए इस एक्ट में, तो सेल प्रोसीड जो होंगी वो भी कन्फिस्केटेड कर ली जाएंगी कि वो बेच रहा था जानबूझ के, कि उसको पता है कि यहाँ पे कन्फिस्केशन का ऑर्डर हो गया, तो जो सेल करके पैसा कमाए वो भी कन्फिस्केशन कर लिया जाएगा। यहाँ पे सेक्शन 63 जो कि बताता है प्रोसीजर इन मेकिंग कन्फिस्केशन। तो इन द ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, जब भी यहाँ पे ट्रायल हो रहा है किसी ऑफेंस का इस एक्ट में, तो वेदर द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड और एक्यूटेड और डिस्चार्ज, तो जिससे फर्क नहीं पड़ता कि अक्यूज कन्विक्ट हुआ, एक्यूट हुआ, डिस्चार्ज हुआ, तो कोर्ट शैल डिसाइड, तो कोर्ट यहाँ पे डिसाइड करेगी कोई भी आर्टिकल है और थिंग जो सीज की गई है इस एक्ट में जिसको कन्फिस्केशन करना है अंडर सेक्शन 60, 61, 62 में, एंड इफ डिसाइड्स दैट द आर्टिकल इज सो लायबल, और उनको लगता है कि आर्टिकल यहाँ पे लायबल है, तो इट में कन्फिस्केशन अकॉर्डिंगली, तो उनको अकॉर्डिंगली कन्फिस्केशन कर लिया जाएगा। फिर लिखा हुआ है एनी आर्टिकल और सीज अंडर दिस, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी आर्टिकल अगर यहाँ पे सीज हुआ है इस एक्ट में और appears to be liable to be confiscated under section 60, 61, 62, but the person who committed the offence in connection therewith is not known or cannot be found. So the court may inquire and decide his such liability and may order confiscation accordingly. तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन है जिसने यहाँ पे कोई ऑफेंस किया लेकिन उस ऑफेंस को पर्सन को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी उसको सीज होना था 60, 61, 62 में, तो वो कर लिया जाएगा।
कोर्ट यहाँ पे इंक्वायरी करेगी और डिसाइड करेगी लायबिलिटी और ऑर्डर कर देगी कि कन्फिस्केशन कर लो अकॉर्डिंगली इस चीज़ों को। फिर लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन ऑफ एनी आर्टिकल थिंग शैल बी मेड अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ। तो 1 मंथ तक यहाँ पे कोई भी ऑर्डर जो है कन्फिस्केशन का उस थिंग का तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक यहाँ पे 1 मंथ ना हो जाए, जब डेट ऑफ सीजर से, और विदाउट हियरिंग ऑफ द पर्सन, और जब तक उस पर्सन को सुन नहीं लेते कि वो क्लेम कर सकता है, कोई भी राइट इससे रिलेटेड एविडेंस दे सकता है, इफ एनी विच ही प्रोक्योर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम, कि जो भी क्लेम वो देना चाहता है। प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है दैट प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर such article or thing or other than narcotic drugs, psychotropic substance, controlled substance, the opium, poppy, coca plant or cannabis plant is liable to speedy and natural decay। अगर किसी भी तरीके का यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है कि जो स्पीडी और नेचुरल डिके की है, और कोर्ट का ओपिनियन है कि सेल वुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर, की ओनर के लिए यहाँ पे बेनिफिट होगा, तो इट में एट द टाइम डायरेक्ट टू बी सोल्ड, तो वो सोल्ड कर देंगे अगर यहाँ पर उनको लगता है कोई भी चीज ऐसी है नार्कोटिक ड्रग वगैरह जो स्पीडी और नेचुरल डिके की है, तो उस अगर उनका ओपिनियन है कि उसको सेल कर देंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा ओनर का, तो वो डायरेक्ट कर देंगे कि उसको सोल कर दिया जाए। और प्रोविजन ऑफ सब्सट्रैक्शन शैल नियरली एज मे बी प्रैक्टिकल अप्लाई टू द नेट प्रोसीड्स ऑफ द सेल में अप्लाई हो जाएंगे। सेक्शन 64 पावर टू टेंडर इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उनका ओपिनियन है, उनको रीजन लग रहा है, ओपिनियन रिकॉर्ड करके राइटिंग में वो क्या करेंगे, वो द व्यू ऑफ obtaining एविडेंस of any person appearing to have directly or indirectly concerned privy of the contribution of this act। अगर उनको एविडेंस चाहिए, उनको लगता है कोई भी पर्सन है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंसर्न है, प्रीवी है प्रोविजंस ऑफ इस एक्ट से और एनी अदर रूल मेड इन देयर अंडर, तो और उनको लगता है नेसेसरी है और एक्सपीडिएंट टू डू सो है, तो वो टेंडर कर देंगे पर्सन को इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन में फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और अंडर आईपीसी और अंडर एनी अदर लॉ और स्टेट एक्ट में, ऐसे केस में भी, फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, जब फॉर लिमिटेड मतलब कुछ टाइम के लिए, ऑन कंडीशन, और ये कंडीशन पे कि वो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करेगा होल द सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड टू कॉन्ट्रवेंशन से रिलेटेड। अब लिखा है टेंडर इम्यूनिटी मेड टू एंड एक्सेप्टेड बाय द पर्सन कंसर्न शैल बी एक्सटेंड टू द इम्यूनिटी एक्सटेंड रेंडर हिम इम्यून फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस रिस्पेक्ट ऑफ विच द टेंडर वाज मेड। तो अगर उसने उसको इम्यूनिटी टेंडर की, उसने एक्सेप्ट की, और जो पर्सन कंसर्न है अगर वो इम्यूनिटी के एक्सटेंड तक जो भी उसके ऊपर रहेगा, तो वो इम्यून रहेगा किसी भी तरीके के प्रोसिक्यूशन से, किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड जिसमें यहाँ पे ये टेंडर किया गया है, उसके ऊपर उससे रिलेटेड कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। फिर लिखा हुआ है कि इफ अपीयर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब भी अपीयर्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, ऐसा केस में भी कि जिसको इम्यूनिटी दी गई है, टेंडर किया गया है अंडर सेक्शन में, उसने कंप्लाई नहीं किया उस कंडीशंस का और विलफुली कंसील कर रहा है एनीथिंग या फिर फॉल्स के एविडेंस दे रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड करके फाइंडिंग को, इस इफेक्ट में इम्यूनिटी को शैल डीम टू बी विड्रॉल, तो उसको इम्यूनिटी को विड्रॉ कर लेंगे और जो पर्सन है उसको ट्राई किया जाएगा उस ऑफेंस के लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द टेंडर ऑफ इम्यूनिटी, जिसमें उसको टेंडर ऑफ इम्यूनिटी दी गई थी, फॉर द अदर ऑफेंस ऑफ विच ही अपीयर्स टू हैव गिल्टी इन कनेक्शन विद द मैटर, कि वह मैटर से कनेक्ट है। उसके बाद लिखा है इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन टू एडिक्ट्स वॉलंटरिंग द ट्रीटमेंट। तो कोई भी एडिक्ट है जिसको चार्ज किया गया है, पनिश किया गया अंडर सेक्शन 27 में, ऑफेंस इन्वॉल्विंग स्मॉल क्वांटिटी की, अगर उसका ऑफेंस है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, और वॉलंटरी सीक्स टू अंडरगो, और उसको मतलब, और उसने हु वॉलंटरी मतलब खुद ही वॉलंटरी बोल रहा है कि मेडिकल ट्रीटमेंट या डी एडिक्शन के लिए हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन जो मेंटेन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा और लोकल अथॉरिटी के द्वारा, उनके अंडरगो करना चाहता है सच ट्रीटमेंट के लिए, और तो उसको शैल नॉट बी लाइबल टू प्रोसिक्यूशन, तो उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा सेक्शन 27 में और अंडर एनी सेक्शन फॉर द ऑफेंस इन्वॉल्विंग स्मॉल क्वांटिटी, कि ना ही किसी अदर सेक्शन में जो कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से रिलेटेड है। फिर लिखा है प्रोवाइडेड द सेम इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, अगर ये इम्यूनिटी है जो उसको प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ कर लिया जाएगा, इफ द एडिक्ट डज नॉट अंडरगो द कंप्लीट ट्रीटमेंट, जब तक वो यहाँ अगर
ये इम्यूनिटी वगैरह इसको विथड्रॉ भी कर लिया जा सकता है अगर वो कंप्लीट ट्रीटमेंट या डी एडिक्शन नहीं करता। कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉर डी एडिक्शन नहीं करता तब तक। फिर सेक्शन 65 रिपील हो गया, सेक्शन 66। सेक्शन 65 बस ये याद रखिएगा कि एक्ट नंबर 2 ऑफ 1989 से रिपील हुआ, नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अमेंडमेंट से। अब सेक्शन 66 देख लेते, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स इन सर्टेन केसेस बता रहा है। तो अगर वेयर एनी डॉक्यूमेंट, जो भी कोई डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस किया है, फर्निश किया गया है किसी पर्सन के द्वारा फ्रॉम द कस्टडी और कंट्रोल ऑफ पर्सन इन आइदर केस अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ। तो जब भी किसी तरीके का डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस किया गया, फर्निश किया गया किसी पर्सन के द्वारा और हैज बीन सीज्ड, और अगर उसे सीज किया गया किसी कस्टडी में और कंट्रोल में किसी पर्सन के, आइदर इन मतलब इन आइदर केस अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ, और जब किसी को और हैज बीन रिसीव रिसीव हुआ है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और ड्यूली ऑथराइज किया गया अथॉरिटी के द्वारा, पर्सन के द्वारा, इन सच अ मैनर जो कि प्रिस्क्राइब किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एलिज टू हैव बीन कमिटेड बाय द पर्सन एंड द डॉक्यूमेंट इज टेंडर्ड इन द प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट in the evidence against him or against any other person who are who is jointly मतलब who means who is tried jointly with him in the court shall। तो यहाँ पे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे फर्निश वगैरह किया गया किसी पर्सन के द्वारा या फिर सीज किया गया कहीं से या फिर कहीं से रिसीव हुआ आउटसाइड इंडिया में, लेकिन वो यहाँ पे ड्यूली ऑथराइज है पर्सन के द्वारा, जो कि मैनर प्रिस्क्राइब किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह में ऐसा लग रहा है कि उसने किया है कि उसने ये ऑफेंस किया है, तो जो भी डॉक्यूमेंट है वो टेंडर करेगा प्रोसिक्यूशन के मतलब एंड सच डॉक्यूमेंट, और ये डॉक्यूमेंट टेंडर किया गया प्रोसिक्यूशन के द्वारा एविडेंस में उसके खिलाफ और अगेंस्ट एनी अदर पर्सन जो कि उसके साथ जॉइंटली ट्रायल हो रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, सबसे पहले प्रिज्यूम करेगी जब तक अनलेस कोई कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं करते, मतलब इसके अगेंस्ट कोई प्रूव नहीं करते कि दैट द सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट which purpose to be in handwriting of a particular person, कि पर्टिकुलर पर्सन की हैंडराइटिंग में है और which the court may reasonably assume, वो कोर्ट यहाँ पे रीजनेबली एज्यूम करेगी दैट ही हैव साइन, कि वो साइन भी किया गया है और हैंडराइटिंग में उस पर्टिकुलर पर्सन की, कि उस पर्सन की हैंडराइटिंग में है, इन केस डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड एंड इट वाज executed or attested by the person by whom it purported to have been executed or attested, और यही मान लिया जाएगा कि हाँ उस पर्सन की राइटिंग में है और कोर्ट रीजनेबली एज्यूम करेगी कि उसी ने साइन किया है और जो उसी पर्सन की हैंडराइटिंग में है, और जो यहाँ पे जिस तरीके से डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होना था, अटेस्ट होना था, उसी तरीके से डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट है, अटेस्ट किया गया है, अटेस्ट किया गया है, और एडमिट कर दी कि डॉक्यूमेंट को एविडेंस में, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग दैट नॉट ड्यूली स्टैम्प, कि वो ड्यूली स्टैम्प नहीं है, और इफ द डॉक्यूमेंट इज अदरवाइज एडमिसिबल इन एविडेंस, कि डॉक्यूमेंट अदरवाइज एडमिसिबल होता है एविडेंस में। फिर एग्जामिन एनी पर्सन, और किसी पर्सन को एग्जामिन किया जाता है जो कि एक्वेंटेड है फैक्ट्स एंड सरकमटेंशियली, और मतलब एग्जामिन किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा, पर्सन को जो कि एक्वेंटेड है फैक्ट से और सर कम कॉन्ट्रेरी प्रूफ, जब तक उसको कॉन्ट्रेरी प्रूफ नहीं किया जाता ट्रूथ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, के डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट्स हैं उनको ट्रूथ माना जाएगा। अब उसके बाद है सेक्शन 67 पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। तो कोई भी ऑफिसर जो कि रेफर किया गया सेक्शन 42 में, हु इज ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ, जिसको ऑथराइज किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो ड्यूरिंग द कर्स ऑफ एनी इंक्वायरी, तो किसी भी इंक्वायरी में इन कनेक्शन इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो क्या करा जाएगा, शैल कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, तो उसको इंफॉर्मेशन कॉल किया जाएगी किसी पर्सन के द्वारा फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाई किया जाएगा हिमसेल्फ वेदर देयर हैज बीन अ रीजनेबल, मैं फिर से पढ़ देता हूँ ये पावर टू सेक्शन 67 पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो कोई भी ऑफिसर है जिसको रिफर किया गया सेक्शन 42 में,
उसको ऑथराइज किया गया है इसके बिहाफ में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी, इंक्वायरी के दौरान कनेक्शन विद द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, वो क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है कोई भी इंफॉर्मेशन किसी पर्सन से फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करें कि वेदर देयर हैज बीन कॉन्ट्रवेंशन इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजंस में कुछ कॉन्ट्रवेंशन हुआ है और किसी रूल में जो कि यहाँ बनाया गया है। और रिक्वायर कर सकता है एनी पर्सन को टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर एनीथिंग और थिंग यूजफुल और रिलेवेंट टू द इंक्वायरी। और रिक्वायर कर सकता है कि वो पर्सन को कि वो प्रोड्यूस करे, डिलीवर करे डॉक्यूमेंट और थिंग जो कि यूजफुल है, रिलेवेंट है इंक्वायरी में, और एग्जामिन करे किसी पर्सन को जो कि एक्वेंटेड है विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस में। अब सेक्शन 68 जो है, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। तो नो ऑफिसर एक्टिंग इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स वेस्टेड इन हिम। तो कोई पर्सन जो यहाँ पे, जिसको यहाँ पे एक्साइज मतलब नो पर्सन, नो ऑफिसर एक्टिंग एक्साइज ऑफ पावर्स वेस्टेड इन हिम अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो कोई भी ऐसा ऑफिसर नहीं, मतलब कोई भी ऑफिसर नहीं, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑफिसर नहीं जो कि मतलब एक्ट कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है पावर जो उसको वेस्टेड की गई है हिम, मतलब जिसको यहाँ पे पावर दी गई है प्रोविजंस इस एक्ट में और किसी रूल में, किसी ऑर्डर में, यहाँ पे उसको कंपील नहीं किया जाएगा कि वो बताए कि उसको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली ऑफेंस से रिलेटेड, कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस से रिलेटेड। तो सिर्फ इतनी सी बात थी यहाँ पे, किसी भी ऑफिसर जिसको यहाँ पे पावर दी गई है और जो कि मतलब इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से और जिस और किसी रूल के हिसाब से, और उसको यहाँ पे कंपील नहीं करा जा सकता किसी भी तरीके से कि उसको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है किसी ऑफेंस से रिलेटेड वो बताए। बस नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे।